हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग जो क्लास करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। और अभी तक जो भी हम लोग बेसिक तरीके से ना सीवी सचदेवा वगैरह में या फिर अगर आप कहो कि नितिन सिंघानिया में भी जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हम लोग अभी तक एक बेसिक एस्पेक्ट पर थे। अब ना थोड़ा सा बहुत सारी टर्म्स तो देखो हम जान गए हैं कि जैसे ये जो डिपॉजिट्स होते हैं या फिर आरबीआई का नेचर जो होता है, ये हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हमें एक वेग आइडिया तो है, हमें बेसिक आइडिया है। बेसिकली वेग भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ सीवी सचदेवा से मनी इन बैंकिंग करा है। अब आज की क्लासेस से सारी की सारी टर्म्स जो है मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा। और आज की क्लास के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है कि ये जो अभी तक आप M0 M3 M2 जो पढ़ते थे, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे आपको कुछ कुछ टर्म्स नहीं पता होती हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बोलता था कि फर्दर क्लासेस में हम लोग बात करेंगे। तो आज ना आगे चल के क्लासेस में जब इन टर्म्स का जिक्र होगा, ठीक है, कि अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई क्या होते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन जैसे ये है एनएससी क्या होता है, तो इसके कुछ ना कुछ डाउट्स आपके दिमाग में होंगे, ठीक है। हम उन डाउट्स को डिकोड करेंगे, ठीक है, रिजॉल्व करेंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फिर हम लोग देखो, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया था। ये वाली बात ज़रा मुझे एक बारी कंफर्म कर दो कि M0 से लेकर M4 तक जब हम बढ़ेंगे, ये नंबर तो बढ़ रहे हैं, 0 1 2 3 4, लेकिन ये चीज़ लिक्विडिटी के हिसाब से अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि M0 से M4 तक जाते जाते ये दिखाता है कि लिक्विडिटी कम हो रही है, लेस पैसा अवेलेबल है सर्कुलेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो स्टोर हो रहा है। तभी तो हम लोग इसको बोलते हैं कि M0 जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह फंक्शन सर्व करता है। यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब लेन देन होगी तो पैसा घूमेगा इकॉनमी के अंदर, लेकिन M0 से M4 के रास्ते में हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज से स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन की तरफ बढ़ पड़ेंगे। जो और ऑब्वियसली बात है, दोनों फंक्शंस पैसों के फंक्शंस होते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? बताओ, यहीं पर हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था। कोई एक सिंगल डाउट है तो पूछ लो अभी, या फिर मैं आगे बढ़ूँ? जल्दी बताओ, कोई भी आप में से एक जन नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब क्या होता है, बात है साल 1998 की। यहाँ पर ना इस साल में तीन नए मॉनेटरी एग्रीगेट्स और तीन नए लिक्विडिटी एग्रीगेट्स इंट्रोड्यूस करे गए थे। अब जब नाम में ही आ गया मॉनेटरी एग्रीगेट्स, मतलब कुछ मेजरमेंट होंगे, मतलब कुछ ना कुछ आंकड़े होंगे जो बताता होगा हमें कि मॉनेटरी पैरामीटर्स ऐसे हैं, लिक्विडिटी पैरामीटर्स ऐसे हैं, ठीक है। तो नए मॉनेटरी एग्रीगेट्स और नए लिक्विडिटी एग्रीगेट्स को क्या बोला गया? अब ये जो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स था ना, तो इसको बोला गया, न्यू से आ गया एन, मॉनेटरी से आ गया एम, तो इसको नाम दिया गया एन एम। और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स को सिंपली बोला गया एल, ठीक है। अब न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स तीन आए, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स भी तीन आए, NM1 NM2 NM3। लिक्विडिटी एग्रीगेट्स तीन, L1 L2 L3। हर बुक, आप कोई सी भी बुक उठा लो, बाजार का कोई भी मटेरियल उठा लो, आप NCERT उठा लो, M0 M1 M2 M3 M4, इतना तो सब लोग जानते हैं। लेकिन ये वाली बात का खुलासा हर एक बुक करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। और देख रहे हो, ये कोई करंट अफेयर भी नहीं है, ये साल 1998 में हुआ था। बस वही चीज़ है ना कि जिसको अभी हमने कभी सुना ही नहीं है, तो हम उसके बारे में अंदाज़ा लगाएं कैसे, है ना। तो चलो आज जानते हैं। अब बहुत सारी टर्म्स जो हमने M0 से M4 तक डिस्कस करी थी ना, वो यहाँ पर रिपीट होंगी, तो उसके बारे में तो आपको क्लैरिटी है। लेकिन और कोई नई नई टर्म्स अगर इनके बीच में आएंगी, उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट वन को देखते हैं। क्या होता है भाई, इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं? करेंसी विद द पब्लिक, आपके पास जो भी पैसा है, प्लस बैंकों में आपके पास जो भी जो पैसा पड़ा हुआ है, यानी कि ये पैसा आपके पास हो सकता है घर पे हो, कहीं पर भी हो। और ये दूसरा वाला जो पैसा है, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, ये आपके बैंक के खाते में पड़ा होगा। और क्योंकि यहाँ पर टर्म साफ तरीके से आ ही गया है मेरी नज़रों के सामने, डिमांड डिपॉजिट्स, तो इसके लिए बेसिकली मेरे पास चेक की फैसिलिटी होगी, ठीक है, या फिर मेरे पास एटीएम कार्ड्स होंगे, या फिर मेरे पास मेरी मोबाइल बैंकिंग ऐप होगी, लाइक फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारी चीज़ें कि मैं ऑन द स्पॉट अपने पैसे को डिमांड कर सकूँ, ठीक है। इसके अलावा अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई इसका पार्ट होता है।
मैंने आपको बोला था कि मैं बाद की क्लासेस के अंदर ये वाली चीज़ आपको डिकोड करके बताऊंगा। M0 के अंदर भी यही चीज़ थी, अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। ये क्या होता है अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, इसको हम लोग समझते हैं। देखो, ये बुक्स आपको नहीं बताएंगी जनरली, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। जब भी आरबीआई के पास ये अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई वो चीज़ है, ये वो डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास। इसको वैसे डिपॉजिट्स भी ना बोलकर ना एक टर्म से डिनोट करा जाता है। ये एक्चुअली लिक्विडिटी है आरबीआई के पास। और लिक्विडिटी का मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर मतलब बता दिया था, एनीथिंग विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है। ये वो लिक्विडिटी है आरबीआई के पास जो कि आरबीआई के डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए अवेलेबल है। ये ध्यान रखना, ये किसी भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अवेलेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म पर्पस, और शॉर्ट में भी कैसा, डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल है। किसी भी प्रकार के लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अवेलेबल नहीं है वाला पैसा आरबीआई के पास। अब अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो पूरी की पूरी ये जो टर्म है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, सबसे पहले तो दोस्तों एक बात याद रखना, ये भी ना, इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे ओडी ऑफ आरबीआई या ओडी विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, ये ना डिमांड डिपॉजिट्स ही होते हैं। लेकिन यार एक्सक्यूज मी, डिमांड डिपॉजिट्स कैसे हो जाएंगे जब मेरे पिताजी का खाता ही नहीं होता आरबीआई के अंदर, देश में किसी के बाप का खाता नहीं होता आरबीआई के अंदर, तो ये डिमांड डिपॉजिट्स किसके? और कमर्शियल बैंक तो कभी कुछ ऐसा करते ही नहीं है कि वो 10-10 साल के लिए कुछ ड्राफ्ट रखवा रहे हैं, कुछ बॉन्ड बनवा रहे हैं। कमर्शियल बैंक ऐसी नौटंकी नहीं करते आरबीआई के साथ। आरबीआई के से जो लेन देन होता है वो उनका डेली वीकली बेसिस पे ही होता है। वो बहुत लंबे टाइम के लिए कोई आरबीआई के पास होल्डिंग करके रखते ही नहीं कमर्शियल बैंक। तो ये किस बात के ये डिमांड डिपॉजिट्स हैं? ये कमर्शियल बैंक के साथ डीलिंग हो नहीं रही है, जनता के साथ डीलिंग हो नहीं रही है, किसी का बाप दादा का खाता नहीं खुल सकता यहाँ पर, तो फिर किस बात के भैया है डिमांड डिपॉजिट? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट तो मुझे ये बताया गया है कि वो चीज़ जो मैं ऑन द स्पॉट डिमांड कर सकता हूँ। तो ये आरबीआई ने किसका पैसा रख रखा है और ये कौन ऑन द स्पॉट डिमांड करेगा? तो चलो वो हम देखते हैं। इसमें ना ही कमर्शियल बैंक है ना ही जनता है। अदर डिपॉजिट्स, जब नाम ही आ गया कि अदर, कुछ कोई अलग ही पर्सन होंगे जिनके बारे में हमने सुन नहीं रखा होगा, कुछ अलग ही इंस्टीट्यूशंस होंगे जिनका हमें आइडिया भी नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इसको देखते हैं कौन आता है ये डेफिनेशन में अदर डिपॉजिट्स की। नंबर 1, ध्यान से समझना, एक तो सारी टर्म्स अभी समझ में आ जाएंगी जब मैं एग्जांपल दूंगा। सेमी गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेमी गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बड़े सारे एग्जाम्स आपका कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए सेमी की जगह एक वर्ड दे देंगे, क्वासी गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दोनों टर्म एक ही होती हैं, दोनों टर्म एक ही होती हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? आपने एक वैसे वो बैंक का काम भी करता है, लेकिन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम सुना है? आईडीबीआई। आईडीबीआई ये मेरा फेवरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लास्ट ईयर मैंने इसका शेयर 61 पे बाय करा था और वो 161 का हो गया था एक साल के अंदर। 1500 शेयर बाय कर रखे थे मैंने इसके। इसने बहुत हेल्प करी मुझे मालामाल बनाने में। अब आईडीबीआई का थोपड़ा मैं आपको दिखाऊं तो आपने उसका पक्का लोगो वोगो तो ये कुछ देख ही रखा होगा। आईडीबीआई, ये है आईडीबीआई, देखा होगा। प्रधन्या कुछ ऐसे ही लग रहा है जैसे हमारे जनक हॉल जो है उधर बैंक्स होते हैं ना, तो उधर आपने पक्का ये लोगो देख रखा होगा, वहाँ पर है सच में, है ना? जैसे B1 के आसपास या फिर जनक हॉल के आसपास हमारे एरिया में जनकपुरी में ये सुन तो रखा होगा पक्का। आप सब ने ही सुन रखा होगा वैसे तो, है ना? है ना? ठीक है, ये है आईडीबीआई। ये एक्चुअली ना दोस्त, मतलब आप लोगों को एक बात बताओ, ये एक बैंक की तरह तो काम करता है। शेयर मार्केट में भी इसकी पहुंच है, खैर अभी के लिए उसको हटाओ। लेकिन ये एक ना फाइनेंस कंपनी है। ये फाइनेंस कंपनी है हमारे देश में।
आपको पता होगा कि मैंने आप लोगों को जब ट्रेडिंग व्यू दिखाया था और इंडेक्स आपको दिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो निफ्टी 50 होता है ना, उसके भी बड़े सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अंदर 50 टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं। तो निफ्टी 50 के भी ना अलग अलग इंडाइसेस होते हैं। उसमें से एक होता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में वो कोई भी कंपनी या किसी के भी उस कंपनी के शेयर होते हैं जो कि फाइनेंस रिलेटेड काम कर रहे हो। अब ये एक फाइनेंस कंपनी है, ये भी उसका पार्ट है, आईडीबीआई। ओके, एक एग्जांपल काफ़ी है आपको समझने के लिए। अदर डिपॉजिट्स विद आईडीबीआई जैसा कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, तो सेमी गवर्नमेंट नेचर का जो हो, उसके डिपॉजिट्स आरबीआई के पास होते हैं। दूसरा, और किसके डिपॉजिट्स होंगे आरबीआई के पास? फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के, और फॉरेन गवर्नमेंट्स के। दूसरी कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स हों, उनकी भी क्योंकि ब्रांचेस हमारे देश के अंदर होती हैं। या फिर मैं तीसरा पॉइंट करके इसको लिख देता हूँ, फॉरेन गवर्नमेंट्स, इनके भी डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के पास। आप लोगों को आज कुछ नई जानने को मिला होगा कैसा भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। एक स्टेप और जाते हैं बियॉन्ड, और किसके डिमांड डिपॉजिट्स आरबीआई हैंडल करता है और किसके अदर डिपॉजिट्स होते हैं? इंटरनेशनल एजेंसीज के भी डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के पास। क्या होती है भाई ये इंटरनेशनल एजेंसीज? लाइक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा। ये वाली बात ना जानने में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप लोग किस एरिया में रह रहे हो, आपने कभी अपने स्टेट में ऐसा देखा है कि नहीं देखा है। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ, अर्पित, शाइनी और प्रदन्या, आप प्रदन्या जो जो कैनॉट प्लेस है, वहाँ पर आपने देखे होंगे बड़े सारे ऐसे बैंक के दफ्तर हैं जो बने हुए हैं, जो कि हमने डेली बेसिस पे हम उनके नाम भी नहीं सुनते हैं। वो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं वो सारे के सारे, वहाँ पर जिनकी ब्रांचेज हैं सारी की सारी। आप कभी कैनॉट प्लेस जाना, वो जो सेमी सर्कल जो गोल चक्कर है ना, तो वो जितने भी जो बैंक्स होंगे आपने कहीं ना कहीं यार पे देखा होगा। शायद ही देखने में लगता होगा ना यार, ये तो वो है ही नहीं यार, दूर दूर तक खाता है ही नहीं हमारा, पता नहीं किसका। लेकिन भाई दूर से जब लिखा ही बैंक है, गाड़ी भी आ रही है नोट डिपॉजिट वगैरह करने, ठीक है, कुछ कुछ स्टाफ भी बैठा हुआ है, कुछ कुछ अंग्रेज भी हैं शायद से वहाँ पर, तो समझ जाना उसको। कभी भी ऐसा कभी कोई एक देखो जहाँ बैंक लिखा हो और आपने वो रोजमर्रा के जीवन में बचपन से लेकर अभी तक वो नाम ना सुन रखे हो, ना वो आईसीआईसीआई है, ना वो एसबीआई है, ना वो कोटक महिंद्रा है, तो आप समझ जाना कि वो फॉरेन सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो इनके डिपॉजिट्स होते हैं उसको आरबीआई डिमांड डिपॉजिट्स के तौर पर अपने पास रखता है। यही होता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब मैं अगर पूरी डिस्कशन आपको नहीं बताता ना प्रीवियस लेक्चर तक, या उस टाइम पे ये वाली चीज़ बता देता, तो हो सकता था आप कंफ्यूज हो जाओ। अब क्योंकि आपका बेस अच्छा हो गया है, आपको इंट्रोडक्शन मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दिया, तो अब मुझे बता दो कि अभी भी किसी को दिक्कत आई? मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ इस पूरी डिस्कशन में पता है क्या इंपॉर्टेंट है? कि ये डिमांड डिपॉजिट्स ही होती है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। लेकिन ये किसके संभाल रहा है? अब वो डिस्कशन की रेलेवेंस है हमारी आज की क्लास में, जनता के है नहीं, और कमर्शियल बैंकों के, देश के कमर्शियल बैंकों के है नहीं, क्योंकि वो नहीं करते ना डिमांड डिपॉजिट में। यार वो क्यों डील करेंगे, मतलब ऐसा वो करके, जब उनके पास वो अवेलेबल ही है, वो क्यों खाते वाते उनके होते हैं वैसे आरबीआई के पास। लेकिन जब उनकी डेली डीलिंग चलती है, और आरबीआई ना सिर्फ एक नौटंकी करने के लिए उनकी ज़िंदगी में होता है, क्योंकि वो अगर आरबीआई उनको कुछ भी बोलेगा, वो उनके पास वो कोई ऐसी पावर नहीं है कि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो, हाँ अगर उनको ठीक लगेगा तो वो बंद कमरों के अंदर बैठ के डिसीजन लेंगे, उसके बाद आरबीआई को बताएंगे जी हाँ हम रेडी हैं आपसे लोन लेने के लिए या आपको इतना पैसा देने के लिए। आरबीआई बस एक वो प्रोसेस की तरह यूज़ करता है कमर्शियल बैंकों को। उनको बेटा वो काम तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, घर में आपके कोई काम करता है, ठीक है, आप किसी से काम करवाते हो, काम वाली बाई है, वो भली आंटी हैं, आप करके आप उनसे बात करते हो, वो बड़ी हैं या अंकल हैं जो भी हैं, आप उनको इज्जत देते हो, ठीक है, आप करके बात करते हो क्योंकि वो आपके मम्मी या पापा की उम्र की। लेकिन आप उनसे फिर भी कोई काम बोलो, वो आपका काम करेंगी। आप बोल दो कि आप बगल में बैठे हो, आप बोल दो पानी का ग्लास पकड़ा दो, आप पंखा चला दो, वो करेंगी आपका काम। वो इसलिए करेंगी बिकॉज वो मना नहीं कर सकती आपको। ये चीज़ है, आप भले ही उनको इज्जत दे रहे हो कुछ भी दे रहे हो, तो वो एक प्रोसेस है। ये जो आरबीआई जो कमर्शियल बैंकों के साथ जो डीलिंग करता है, वो बस एक कहने के लिए प्रोसेस है, नौटंकी वाला। कमर्शियल बैंक की औकात ही नहीं है आरबीआई को कुछ कहने की, क्योंकि कमर्शियल बैंक का जो वजूद है, जो उनका अस्तित्व है, वो आरबीआई की वजह से ही टिका हुआ है।
बदतमीजी करी या फिर बहुत ज़्यादा P&L स्टेटमेंट में घोटाले हो रहे हैं या कुछ भी हुआ, आरबीआई लाइसेंस छीन लेगा। अच्छे अच्छे बैंकों के लाइसेंस छीन चुका है आरबीआई। मतलब जो खुले थे बहुत धाकड़ तरीके से, बस उनका नाम बनते बनते रह गया। लेकिन आरबीआई को जब पता लगा कि ये गफलेबाजी वाली चीज़ें हो रही हैं, तो आरबीआई दूसरा मौका नहीं देता। हमारे देश में दो ही बॉडीज तो बहुत ऐसी हैं जिसके लिए इज्जत मन से उठती है, एक आरबीआई और एक दूसरा सेबी। टेलीग्राम चैनल पे या कोई भी कहीं पर भी जो अनसर्टिफाइड अगर कोई भी पर्सन हो ना, अगर आपको कॉल्स दे रहा हो कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, इसके शेयर में इन्वेस्ट कर दो, वो कर दो, वो रजिस्टर्ड ना हो अगर, या उसके पास किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट ना हो, तो आप सेबी में कंप्लेन करो, इमीडिएटली पेनल्टी लगाएगी सेबी। राकेश झुनझुनवाला तक के ऊपर पेनल्टी लग चुकी थी, इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप थे उनके ऊपर। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या, जैसे मैंने मान लो कि प्रदन्या मेरी दोस्त है, अब वो किसी कंपनी में जाकर काम कर रही है जिस जिस कंपनी के शेयर जो हैं वो लिस्टेड है। प्रदन्या वहाँ जाकर टॉप की डिपार्टमेंट में कोई मैनेजर बन गई, तो मैंने प्रदन्या से इन्फॉर्मेशन निकलवा दी कि तुम लोग अब क्या करने वाले हो, इसको और उठाने वाले हो इस शेयर को, या फिर गिराने वाले हो, क्या करने वाले हो। तो अब उसके बेसिस पर प्रदन्या जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे दी जा रही है, मैं अपने शेयर्स को ऊपर नीचे करे जा रहा हूँ डेली बेसिस पर, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कर रहा हूँ। इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब मुझे चार्ट्स की नॉलेज, कैंडल्स की नॉलेज, या फिर जिसको कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं पता, लेकिन बस प्रदन्या क्योंकि मेरी दोस्त है, तो उसकी पोस्ट की वजह से, उसके ओहदे की वजह से, उस कंपनी में जिस कंपनी के शेयर्स में लिस्टिंग है, मैं उससे फ़ायदा ले लेकर पैसे कमा रहा हूँ, क्योंकि वो अंदर की खबरें दे रही है मुझे ला लाकर। ये है इनसाइडर ट्रेडिंग। पकड़े गए तो प्रदन्या भी जेल, मैं भी जेल, जब बहुत हैवी पेनल्टी लगती है। ये चीज़ है, ठीक है। आई थिंक आपको ये पहला वाला बात समझ में आ गई। बता दो जरा, कोई दिक्कत अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आप तो नहीं भूलोगे? जल्दी बताओ, ठीक है ना। और मुझे बताओ, एक चीज़ से आप लोग क्या समझे, इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो लीगल है कि इलीगल है? इलीगल। अरबित आपको पता होगा हमारे देश में तो फिर भी ये सेबी पेनल्टी वेनल्टी लगा के छोड़ देता है। अमेरिका में तो बहुत बहुत साल की जेल हो जाती है इनके लिए, बंदे का करियर खत्म हो जाए, जिंदगी जेल में कट जाए इसके लिए, है ना। हाँ, हाँ। अब क्या है, NM2, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स 2। अब इसके अंदर पूरा का पूरा जो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट 1 वाला जो बात थी ऊपर, करेंसी विद द पब्लिक नंबर 1, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम नंबर 2, एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ये सारे के सारे कंपोनेंट थे है ही शामिल इसके अंदर, ये ऊपर वाले। प्लस इसके अंदर क्या है, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट। अब भाई एक तो लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो मेरी नज़रों के सामने ही आ रही है, ये डिमांड डिपॉजिट्स नहीं है, टाइम डिपॉजिट्स हैं। यानी कि मैंने तो टाइम डिपॉजिट्स भाई, एक ही चीज़ को मैं मानता हूँ जो कि ज़बान के ऊपर चढ़ा रहता है हम लोगों की, जब भी टाइम डिपॉजिट्स की बात आई, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, बीच में तोड़ नहीं सकते लेकिन ब्याज अच्छा मिलेगा, यही चीज़ होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग, यही है टाइम डिपॉजिट्स को लेकर। और जब यही है तो इसी को बरकरार रखेंगे अपने यूपीएससी के इंटरव्यू तक, ठीक है। क्यों कॉम्प्लिकेट करना 10-10 एग्जाम्पल लाकर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मुझे दिख रही है, ये कह रहे हैं टाइम डिपॉजिट्स जो कि फिक्स डिपॉजिट जैसे होंगे, लेकिन कह रहे हैं शॉर्ट टर्म नेचर के हैं। अब शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है फिर NM2 में? अब NM2 के हिसाब से शॉर्ट टर्म क्या है? मेरे लिए शॉर्ट टर्म तो ये है कि 2 दिन में क्या मुझे ब्याज मिल जाएगा, क्या 2 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा क्या? तो नहीं, यहां पर क्या है, मैक्सिमम जो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल मेच्योरिटी है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स होंगे अंडर NM2, आप वो FD मैक्सिमम 1 साल तक की बनवा सकते हो। यानी कि 1 जनवरी 2023 को अगर आपने विद इन दिस पैरामीटर NM2 अगर आप कोई शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स बनवा रहे हो, तो 1 साल आपका मैक्सिमम ये होगा कि इस टाइम तक आपकी वो जो टाइम डिपॉजिट होगा वो आपकी ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको ब्याज ब्याज सब वापस मिल जाएगा। कब तक? 1 जनवरी 2024 तक अलाउड ही, क्योंकि ये 1 साल तक के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म है। ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। NM3 के अंदर पूरा का पूरा NM2 का कंपोनेंट आता है, और जब NM2 का कंपोनेंट आता ही है तो यानी कि NM2 के अंदर NM1 भी था। तो NM2 को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, मैं येलो कलर यूज कर रहा हूं, एक बार ही देखना।
करेंसी विद द पब्लिक नंबर 1, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम नंबर 2, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई नंबर 3, शॉर्ट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट नंबर 4, और अब इसके बाद आएंगे 5 और 6 वाले जो चीज़ें हैं वो। ये हो गया नंबर 4, एक सेकेंड, ये हो गया नंबर 4। और अब बात करते हैं आगे। NM2 में तो शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट थे, अब यहां पर लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट, 1 साल से ज्यादा वाली एफडी, 1 साल से ज्यादा वाली एफडी। आपको इसको डिफाइन करना हो ना कभी भी, लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं रेसिडेंट्स के अंडर NM3, या कभी भी अगर आपसे कोई इकोनॉमी में पूछे क्या होते हैं, तो आप बस ये लिख दो, शॉर्ट टर्म वाले होते हैं लेस देन 1 ईयर, और ये होते हैं मोर देन 1 ईयर, तो वो लॉन्ग टर्म के बन जाएंगे। ठीक है, अब 2 नई टर्म्स हम लोग यूज करेंगे आज की क्लास में, कॉल और टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये भी इसका पार्ट होता है NM3 का, कॉल और, ये देखो, कॉल और टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना होगा कभी इस टर्म को, बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात नहीं है। आज की क्लास के बाद आप इस चीज़ को किसी को पढ़ाने भी लग जाओगे। देखो, कॉल और टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भले यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए ना कभी फंडिंग वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, आपको लिखना वैसे ही है जैसे NM3 में दे रखा है, आप कुछ शब्दों को चेंज नहीं कर सकते, टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन इसको कभी फंडिंग वंडिंग नहीं बोला जाता। ये एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, ये 3 प्रकार के ना मनी होते हैं। मनी ना कोई पैसों वाले मनी नहीं, कंसेप्ट है मनी के, बस आप ऐसा समझ जाओ। ठीक है, अब ये बेसिकली होता क्या है, कॉल और टर्म मनी, ये ना वेरियस बैंकों के बीच में, आप ऐसा समझ जाओ, ये सबसे पहले तो बात तो है, मैं आपको बता देता हूँ एक एक एस्पेक्ट इसका। नंबर 1 बात ध्यान से समझना, ये कंपोनेंट्स हैं दोस्तों इंडियन मनी मार्केट के, इंडियन मनी मार्केट के। अब इंडियन मनी मार्केट से कई सारे स्टूडेंट्स ना गलत समझ लेते हैं इंटरप्रिटेशन को कि शायद से स्टॉक मार्केट की बात हो रही है। नहीं भाई, इंडियन मनी मार्केट के अंदर हर वो चीज़ होती है, हर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, हर वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि मनी में डील करता है। तो क्या मेरा सवाल ये है, क्या इसके अंदर बैंक को मैं इंक्लूड कर सकता हूं? बिल्कुल, है ना। बस ये वाली बात, मैं ऐसे सवाल आपसे इसलिए पूछता रहता हूँ ताकि आपके जो कंसेप्ट है ना वो स्ट्रांग रहे। कल को आप पेपर के अंदर ना एक फालतू का कोई भी 5-10 सेकंड भी बर्बाद मत करोगे ये सोचने के ऊपर, यार ये ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है। अरे पहले से ही होमवर्क करके जाओ, आप इतने बार पढ़ो, इतने बार पढ़ो कि आपकी ये सारी चीज़ें टिप्स पर आ जाए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी ये चीज़ों में ना मुझे ये बहुत ड्रामेबाजी लगती है। कैसे? जैसे जब भी M4 की बात करता है तो कहता है कि M3 भी इसके अंदर शामिल है, जब ये M3 की बात कर रहा था तो M1 शामिल है। मैं जब खुद के नोट्स बनाता हूँ ना, जब या फिर जब मैं लिख लिख कर पढ़ता हूँ, मैं ये काम करता ही नहीं, मैं इसको देखता ही नहीं, ना मेरे नोट्स में ऐसी कोई टेबल होती है, मुझे वर्ड टू वर्ड याद रहता है। कैसे याद रहता है? मैं सबको ना, जैसे ये M4 लिखता हूँ ना, तो उसके आगे कभी M3 नहीं लिखता। मैं पूरी की पूरी चीज़ें बार बार जो M3 से आई होती हैं, जो M1 से उतर कर आ रही हैं, पूरी की पूरी वो सारी चीज़ें नोट डाउन करता हूँ। मतलब जैसे मान लो कि इसके अंदर होंगे 3 कंपोनेंट, इसके अंदर होंगे 5 कंपोनेंट, 5 और 3 मिलाकर 8 हो गए, तो ये 8, ये सारे के सारे पहले मैं 8 लिखूंगा और प्लस करके फिर ये जो एक नया वाला होगा फिर मैं वो लिखूंगा, और उसके बाद छोटा सा ब्रैकेट बनाकर बस मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये M3 है सारा का सारा, ये पूरा का पूरा मिलाकर। बार बार उसको रिवाइज करने से यही होता है कि आपके कंसेप्ट जो होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। अब जैसे अभी आपको ये समझ में आ गया, लेकिन यही अगर मैं आपका टेस्ट ले लूँ ना, इसका भी के इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, सारे आंखें बंद करके सारे के सारे सुनाओ, अभी नहीं सुना पाओगे आप। अब मुझे एक बात बताओ लॉजिकली, जब आप अभी नहीं सुना पा रहे तो कौन से राइट टाइम का वेट कर रहे हो? फिर आपके एग्जाम के बाद सुनाओगे फिर आप ये? उसी दिन उसी समय आपको चीज़ें याद हो जानी चाहिए, उसी समय तो नहीं लेकिन उसी दिन आपको चीज़ें याद हो जानी चाहिए। ये भी एक मेंटल बैकलॉग आप बिल्ड करते रहते हो, नोट मेकिंग कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, अगर आपको चीज़ें याद नहीं हो पा रही ना, आप ये सोच रहे हो मेरे पूरे के पूरे नोट्स बन जाएंगे उसके बाद बैठ के हम याद कर लेंगे। भाई ऐसे मैंने भी अपने 3 अटेम्प्ट बर्बाद करे, और आपको शौक है तो आप भी कर लो। रोज़ 1 घंटा ज़रूर निकालो, जो क्लास अटेंड कर रहा है ना, जो नोट्स बना रहा है या बुक में मार्क कर रहा है, तो आप ये समझो 99% आपकी मेहनत डन है। बस आप लोग एक चीज़ में प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, जो कि नोट्स बनाते हैं रात को सोने से पहले 45 मिनट्स जिसके भी नोट्स बनाए या जो भी लेक्चर अटेंड करा है या जो भी बुक में मार्क करा है, उसको एक बारी टर्म देख लो
और ये सारी चीज़ें गूगल से मत देखने लगना कि जैसे मैंने अदर डिपॉजिट वो बताया, अरे ये वाली मेहनत तो मैं आपके लिए करके ला ही रहा हूँ, तभी तो आपने मुझे ज्वाइन करा है, वरना मैं खुद नहीं बोल देता ये सर्च मार लो। फिर फ़ायदा ही क्या हुआ है इस कोर्स का, जब आपको ही मेहनत करनी है तो। आपका काम है यहाँ पर समझने के बाद लर्न करना, और कोई लर्निंग में कोई डाउट है तो मुझे तंग करना फिर मैसेज या कॉल करके, ठीक है। तो NM3 में हम लोग एक बात कर रहे थे कॉल और टर्म फंडिंग की। ये एक इंडियन मनी मार्केट के कंपोनेंट्स हैं, जहाँ पर जो दोस्तों फंड्स होते हैं ना, आप समझो इसको। अब ये फंडिंग लिखा हुआ है तो मैं आपको बता रहा था, वैसे तो टर्म गलत है, लेकिन यहाँ पर फंडिंग का मतलब क्या है, कॉल और टर्म। अब एक बार के लिए इसको भूल जाओ, कॉल और टर्म हमें नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता कि क्या होती है मुझे, लेकिन फंडिंग दिख रहा है कुछ ये। यहाँ पर ना ये जो फंड्स होते हैं बैंकों के, ये एक दूसरे में ट्रेड होते रहते हैं, बहुत सारे बैंकों के बीच में। क्यों? पर्पस क्या होता है भाई इसका? तो नंबर 3 बात कर लेते हैं पर्पस की। ध्यान से सुनना, पर्पस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉल और टर्म फंडिंग के कंसेप्ट के अंदर। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, यार मान लो कि 50 करोड़ की ज़रूरत है ICICI बैंक को, तो वो कोटक महिंद्रा से मांग लेगा, बस आप इतना समझ जाओ। अब कल कोटक महिंद्रा ने दिए थे, आज कोटक महिंद्रा को जरूरत पड़ गई 500 करोड़ की, तो वो ICICI से मांग लेगा। अब लेकिन सवाल ये उठता है, भाई बैंक अगर ऐसे आपस में लेन देन करने लगे, अब ये कब तक पैसा नहीं देंगे, कब तक क्या नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे तो फिर दूसरा बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक का तो फिर बिजनेस बंद करवा देगा। हो सकता है कि एक बैंक जो है वो बहुत सारा पैसा ले ले सामने वाले बैंक से, अब वो कह रहा है कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, चलो ठीक है, लेकिन वो नहीं दे पाया, और जिस पर्पस के लिए उसने पैसा लिया था वो पैसा भी डुबा दिया। तो एक बैंक 2 बैंकों का बट्टाधार कर सकता है। अब इस तरीके की नोटोरियसनेस ना हो, क्योंकि इस नोटोरियसनेस से इकोनॉमी की लंका लग जाएगी। इसको देखने के लिए इकोनॉमी का बाप होता है सामने, और उस बाप का नाम है RBI। तो चलो यहीं से अब मैं आपको कंसेप्ट बताना शुरू करता हूं कि ये फिर है क्या। अगर बैंकों के बीच में आप समझ गए ना, अगर ऐसे फंडिंग लेन देन होने लग गए 1000 500 करोड़ के, अब ये तो पता चला 10 साल तक वापस ना करें, तो मजेदार बात यही है कि जो कॉल फंडिंग, टर्म फंडिंग, या एक और अभी टर्म मैं यूज करूंगा आपके सामने, ये ना वेरी 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 शॉर्ट टर्म के फंडिंग है ये। वैसे ऐसा लिखकर नहीं आना आपको, कभी भी 2-3 बार वेरी यूज नहीं करना होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म नेचर की फंडिंग होती है। यानी कि अगर ये प्राइवेट बोरिंग नहीं है कि आपने मुझसे बोल दिया मैं आपके पैसे 2 दिन बाद दे दूंगा और आप दे रहे हो 20 दिन बाद, ये गली मोहल्ले वाली बातें नहीं है ये, ठीक है। रोड साइड छाप बातें नहीं होती बैंकों के बीच में। ये पूरा की पूरी प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट के तहत जो होता है, एक पैसा दूसरे बैंक के पास जाता है, क्योंकि RBI को ये पता होता है ये पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है, ये पैसा है देश का, और तुम तो भग लोगे, तुम तो बंद कर दोगे कि हमसे संभाला नहीं जा रहा बैंक, सॉरी गलती होगी, तुम तो घाटे में आके चले जाओगे सारा का सारा, ठीक है, विजय माल्या की तरह भग जाओगे देश छोड़कर, जो भी है। लेकिन इकॉनमी तो सफ़र करेगी ना, इकॉनमी के पहिए जो हैं वो तो अच्छे से नहीं चलेंगे ना, उसमें वो तो सफ़र करेंगे ही करेंगे।